Hello users, welcome to the first biological video by SPADage. Myself Dr. Shikha, and we're gonna discuss today the introduction to biology. Okay, so here we go. Let's forget about biology. चलो भूल जाते हैं कि बायोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं या फिर वैसा कुछ है. ठीक है, याद रखते हैं सिर्फ एक वर्ड. ठीक है, नेचर. What is this nature? नेचर. ठीक है, मान लो एक स्टोरी है ऐसा कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो एक कंपनी है. ठीक है, वहाँ पे हमारा नेचर जो है वो एक इंसान है या फिर एक कैंडिडेट है, वो आया है अपने आप को सरेंडर करने. वैसा तो नहीं होता, हम ह्यूमन बींग्स चाहते हैं कि ये नेचर हमारे कंपनी में आ जाए, हम इसको अपने काम में यूटिलाइज कर सके, इसको अपने काम में लगा सके. ठीक है, और इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी जब किसी को हायर करना चाहता है तो वो क्या चाहेगा, सबसे पहले कि वो जो भी कैंडिडेट आया है उसका बायोडाटा देखे. ठीक है, उसका बायोग्राफी देखे या फिर बायोडाटा देखे, सीवी जो आप लोग बोलते हो, बायोडाटा देखे. बायोडाटा में क्या रहता है बेटा, उसके लाइफ के इवेंट्स, क्या क्या उसने आज तक पढ़ा है, क्या क्या किया है. ठीक है, उसके लाइफ के अचीवमेंट्स, उसके लाइफ के इवेंट्स. ठीक है, उसके लाइफ के स्ट्रेंथ, उसके फेलियर्स. ठीक है, उसके वीकनेसेस, ये सब रहता है उसका सीवी में. उसका वो कौन है, व्हाट इज हिज नेम, एड्रेस, ये सारे चीजें रहते हैं. कोई भी एक कैंडिडेट जो आता है किसी जॉब के लिए, उसके सीवी में, उसके बायोडाटा में. ठीक है, तो नेचर का ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ना, नेचर का बायोडाटा पढ़ना, नेचर का डिस्क्रिप्शन डिटेल्स पढ़ना, डिटेल्स में पढ़ना, उसी को हम कहेंगे बायोलॉजी. ठीक है, उसी को हम कहेंगे बायोलॉजी. चलो अभी ये बायोलॉजी को थोड़ा तोड़ फोड़ देते हैं. तो बायो का मतलब क्या है बच्चों, ये जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बायोडाटा. ठीक है, किसी का भी. और लॉजी मतलब क्या है, स्टडी या फिर डिटेल स्टडी. ठीक है, डिटेल्ड स्टडी, किसी के बारे में जानना, किसी को अच्छे से जानना, वही होता है ना लॉजी. ठीक है, बायो मतलब ये सारे इवेंट्स, उसको ये सारे पॉइंट्स पढ़ना अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग. नेचर का ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन को हम बायोलॉजी कहेंगे. इतना समझ में हमें आ गया. ठीक है, अभी चलते हैं हम अपनी एनसीईआरटी की बायोलॉजी डेफिनेशन पर, या फिर एनसीईआरटी, इसको हम एनसीईआरटी को हम बोलते हैं यूजुअली एनसीईआरटी माता. क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसी से ही सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उसी के बेसिस पे, इसी के सिलेबस के बेसिस पे आते हैं. ठीक है, अंडर ग्रेजुएट्स एग्जाम्स. इसी वजह से हम इसको कह देते हैं माता, सबकी जननी. चलो, तो ये डिस्कस करती हैं, ये ऐसे डिफाइन करती हैं बायोलॉजी को, जैसे कि साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो अभी देखते हैं हम, 3 वर्ड्स हमें मिले यहाँ पे, साइंस, लाइफ फॉर्म्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये तीनों के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये तीन चीज क्या क्या है. ठीक है, तो चलो, साइंस क्या है अब सभी को पता है. एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो पीआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, कोई हो गया लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक कंपनी में, है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे होते हैं. तो हमारे कंपनी का, ह्यूमन सिविलाइजेशन नामक कंपनी का जो डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट करे वो होता है साइंस. ठीक है, ये साइंस क्या करता है बेटा,
सभी को, जितने भी आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, सभी को पूछता है, सुनो, तुम क्या करते हो, हु आर यू, व्हाट डू यू डू, तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, एंड व्हाई आर यू, तुम क्यों हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो किसी पर्टिकुलर एंटिटी से पूछे, किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी जो हमें मिल गया, ठीक है, किसी को भी जो ये सारे क्वेश्चंस पूछे, वो होता है साइंस। ठीक है, अभी ये सारे बेसिस पर जब हम लाइव प्रोसेसेस एंड लिविंग फॉर्म्स, लिविंग प्रोसेसेस, लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस, ये दोनों को अभी हमें देखना है। ठीक है, ये सब बेसिस पर हम ये दोनों को पढ़ेंगे, ये दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेस में ये दोनों को थोड़ा साइड करते हैं, फॉर्म्स और प्रोसेसेस पे अभी ध्यान देते हैं। फॉर्म्स में क्या है बेटा, मान लो कोई आया है, कोई इंजीनियर आया है, वो तो कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आया होगा ना, कुछ प्रोडक्ट्स लेके आया होगा वो। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट्स लेके आया है, ठीक है, जो उसकी कलाकारी है, जो दिखाना चाहता है हमें, वो होता है लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, जो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय नेचर। ठीक है, तो ये जो लिविंग लाइफ फॉर्म्स हैं, वो लाइफ फॉर्म्स, टोटल नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट कौन है, ये साइंस के रिप्रेजेंटेटिव, कोई साइंटिस्ट साइंस के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ठीक है, या फिर इसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले कोई रिक्रूटर, वैसे बोल सकते हैं, हो गए। वो क्या करेंगे, वो लाइफ फॉर्म्स को क्या किए हैं, लाइफ फॉर्म्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और लाइफ फॉर्म्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया एट 8.7 मिलियन स्पीसीज। ठीक है, देयर टोटल लाइफ फॉर्म्स इज ऑन दिस अर्थ इज 8.7 मिलियन स्पीसीज। ठीक है, ये है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। और उसमें से एक कंपनी को पर्टिकुलरली प्रूफ तो चाहिए होगा ना कि ये सच्ची में है या फिर झूठ मूठ का है, तो हमने प्रूफ कर लिया है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। हमारे पास, हमारे रिकॉर्ड्स में इतना स्पीसीज रिकॉर्डेड हो चुका है। ठीक है, इतने स्पीसीज टोटल हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज रिकॉर्डेड। चलो अभी चलते हैं लिविंग प्रोसेसेस पर। प्रोसेसेस मतलब क्या बेटा, सर्विसेज। ये सारे वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, जो सारे प्रोसेसेस के थ्रू, मतलब कुछ तो प्रोसेस होगा। मान लो कोई वैक्यूम क्लीनर, वो किस बेसिस पे चलता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और उस बेसिस पे वो चलता है, तो उसके लिए वो प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये सारे लाइफ फॉर्म्स चलते हैं, उसको हम लिविंग प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, वो प्रोसेसेस का स्टडी करना, मान लो कोई सर्विस है, उस काइंड ऑफ, ठीक है, कोई सर्विस या फिर कोई रिएक्शन, ये सबको मिलाकर हम लिविंग प्रोसेसेस में बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि लाइफ मतलब लाइफ और लिविंग, ये दो चीजें बाकी रह गई थी, हम इससे साइड कर दिए थे। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज दिस लाइफ, व्हाट इज दिस लिविंग, व्हाट मेक्स थिंग्स दिस लाइफ मीन्स लाइफ वाला या फिर लिविंग, क्या चीज बनाता है उनको। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर क्या हैं, लिविंग कैसे बनते हैं और लिविंग नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंट है। इनएनिमेट और एनिमेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एनिमेट मतलब लिविंग, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, कैसे हमने उन्हें डिफाइन किया है, कौन से चीजों के बेसिस पर हमने उन्हें डिफाइन किया है, कौन से फीचर्स हैं जो इसको लिविंग बनाते हैं, इसको नॉन लिविंग बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हो बन गया। हाँ, तो इंसानों की प्रॉब्लम यह है कि उनसे ऊपर जो भी है, ठीक है, वो जिससे भी डरते हैं
जिसको भी अपने यूज में नहीं ला पाते वो क्या करते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ देते हैं, भाई आप भगवान हो, हम आपसे बहुत डरते हैं, आपके उनके आगे सबमिट कर लेते हैं, ठीक है, उनके आगे समर्पण कर देते हैं, वो होता है ना आत्मसमर्पण वाला कॉन्सेप्ट, वही कर देते हैं, ठीक है। सो अर्ली मैन जो था, ठीक है, उसको ये सब आग, पानी, हवा, ठीक है, उस सब से बहुत डर लगता था। जो एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स भी होते थे, उससे भी उसको बहुत डर लगता था। तो वो क्या करने लगा, ये सारी चीजों को भगवान का नाम देने लगा, ठीक है। सो अर्ली मैन डिफाइड the some of the inanimate matters like wind, water, air and fire as the god, and some of the animate matter like the living organisms like lion, tiger, which were not under his control as god, ठीक है। पर अभी क्या हो गया है, इंसान अब वैसे नहीं रहे, वो चाहता है कि वो सभी को अपने यूटिलाइजेशन में लगा सके, ठीक है, अपने काम के लिए सभी को यूज कर सके। तो इसीलिए अभी वो क्या चाहता है कि नेचर उसको हेल्प करे, ठीक है, नेचर आके उस नेचर को वो कंट्रोल कर सके, वो नेचर को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके, अभी वो चाहता है। तो इसीलिए क्या हुआ, हम चाहे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, कैसे हम दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब पढ़ने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रॉपर्टीज, उनके फीचर्स, वो कैसे जीते हैं, कैसे मरते हैं, मरने के बाद की क्या स्टोरी है, ये सब जानना जरूरी पड़ गया, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंसेस। तो जो आज तक हमने जो बचपन में देखा है, ठीक है, बचपन में जितने सारे हमने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, लिविंग नॉन लिविंग के बीच में अंतर जो भी हमने देखा है, वो सब सही थे या गलत थे? सब सही था, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो बचपन में पढ़ाया जाता है एग्जाम्पल में प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो था क्या बेटा? ग्रोथ। सबसे पहला फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? ग्रोथ। अभी हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या चीज है, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली ग्रोथ? ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है ग्रोथ? ग्रोथ है, ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, ठीक है। ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लो कोई है, ठीक है, मान लो जैसे एक बच्चा है, वो पैदा हुआ था, वो बढ़ा, उसकी एज बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, उसका वेट, उसका हाइट, वो सब बढ़ने लगा, ठीक है। हाइट, वेट जो भी बढ़ा, वो क्यों बढ़ा? क्योंकि एक तो ऐसा ग्रोथ हो सकता है कि एक सेल का, मान लो एक पर्टिकुलर सेल था, ठीक है, एक छोटा सा सेल था, उसका ग्रोथ हुआ, वो थोड़ा साइज में बड़ा हो गया, ठीक है, उससे कुछ ग्रोथ हो सकता है, या फिर उसकी वजह से सेल का मास और वॉल्यूम दोनों बढ़ सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि एक सेल था, ऐसा छोटा सा था, ये उसका ग्रोथ हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा होने के बाद ये क्या होगा, और ज्यादा ग्रोथ जब नहीं कर पाएगा तो ये सेल क्या करेगा, डिवाइड होगा, इट विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। ऐसे होके सेल्स अपने नंबर भी बढ़ा देंगे, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स कि एक सेल जब मैच्योर फेज पे आएगा, जब वो बड़ा हो के एक पर्टिकुलर स्टेज पे आएगा, तभी ग्रोथ स्टार्ट होता है, तभी ग्रोथ इन नंबर स्टार्ट होगा, तभी वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। चलो, तो ग्रोथ इन मास एंड वॉल्यूम इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ इन नंबर, ये चीज मार्क करना, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गए मेरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। पर क्या ग्रोथ हर कंडीशन में संभव है? क्या ग्रोथ हर कंडीशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कंडीशन, हो सकता है? ऐसा नहीं है। क्यों? हम देखते हैं ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। चलो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डेड होते हैं, ठीक है, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या वो ग्रो कर पाएंगे? जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे डू नॉट ग्रो, ठीक है। डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं होता है। और क्या, लिविंग
ऑर्गेनिजम्स एक बार, जैसे एनिमल्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, वो पर्टिकुलर एक एज तक बढ़ेंगे, फिर दूसरे एज के बाद, एक पर्टिकुलर एज के बाद, और उनकी ग्रोथ नहीं होगी। उस टाइप के ग्रोथ तक, लाइक पर्टिकुलर एज तक बढ़े, पर्टिकुलर एज तक बढ़े, ग्रोथ पॉसिबल, फिर स्टॉप, उसको बोलेंगे हम क्लोज्ड ग्रोथ। क्या बोलेंगे बेटा? क्लोज्ड ग्रोथ, ठीक है, क्लोज्ड ग्रोथ। लेकिन प्लांट्स में क्या होगा? प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो ओपन ग्रोथ है। क्यों? वो लोग जिंदगी भर उनकी जो ग्रोथ, उनकी जो सेल डिवीजन वाली प्रोसेस है वो चलती रहती है। सो उनकी ग्रोथ इन नंबर, ग्रोथ इन मास, अगर कोई सेल डिवाइड हुआ मतलब वो छोटा है, अभी छोटा है तो वो साइज में भी बढ़ेगा, मास में भी बढ़ेगा, वॉल्यूम में भी बढ़ेगा, तो उनका ग्रोथ चलता ही रहता है उम्र भर, ठीक है। सो ओपन ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड ओपन ग्रोथ, मतलब पेरिनियल ग्रोथ, ठीक है, पेरिनियल ग्रोथ, चलता ही रहता है ग्रोथ, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तरफ कि वो लोग कैसे ग्रोथ करते हैं, नहीं करते हैं। और एक चीज है, देखो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस कैसा है, क्यों कंडीशन डिपेंडेंट है ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आपने ले लिया और एक मल्टीसेलुलर को ले लिया, ठीक है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे मान लो ये वाला सेल था, ठीक है, ये वाला सेल अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म भी है और ये एक सेल का बना हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक सेल का, तो क्या हुआ, जैसे ही वो टूटा, जैसे ही वो डिवाइड किया, वो क्या बन गया, दो सेल में डिवाइड हो गया, इसका और कोई अस्तित्व नहीं रहा, ये अभी दो डॉटेड सेल्स में डिवाइड हो गया। तो इसके लिए जो चीज ग्रोथ था, ग्रोथ इन नंबर था, वही चीज रिप्रोडक्शन भी हो गया। यही चीज यूनिसेलुलर के लिए रिप्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है। पर मल्टीसेलुलर के लिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे सेल्स हैं, वो फिर सेल्स डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दो डिफरेंट चीजें हैं, दो डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। और इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ इज कंडीशन डिपेंडेंट, हर कंडीशन में कंडीशन डिपेंडेंट, ठीक है, इरेस्पेक्टिवली कोई भी कंडीशन में, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस growth can't be defined. For living organisms, and that is why we can never consider growth as a defining feature of living organism, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं बन सकता। चलो अभी चलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ पर। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं क्या? नहीं करते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं। कैसे? मान लो आप कोई माउंटेन है, वो आपकी एनसीईआरटी माता की लाइन है, ठीक है, एक माउंटेन है, वो बढ़ता रहता है, जैसे एज गया, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसके ऊपर मान लो एक माउंटेन है, ठीक है, उसके ऊपर आके बहुत सारे और भी स्नो गिर रहा है, या फिर उसके ऊपर आके और भी डस्ट, सेडिमेंट्स, वो सब गिर रहा है, तो उस हिसाब से एक माउंटेन भी ग्रो कर रहा है। एक बलून के अंदर, सिंपल एग्जांपल देखो, एक बलून था, वो पूरा ऐसा श्रिंक फॉर्म में था, श्रिंक्ड फॉर्म में था, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, तो उसका मास और उसका वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसका मास और वॉल्यूम बढ़ा। पर ये ग्रोथ हुआ क्या? ये टेम्पररी ग्रोथ है, देखो, ठीक है, ये टेम्पररी ग्रोथ में आएगा, क्योंकि जैसे ही मैं पानी निकाल दूंगी फिर से वो अपने फॉर्म में आ जाएगा। पर एक बच्चा जब बड़ा होता है फिर से उसको वापस हम छोटे में ला सकते हैं क्या? वैसे नहीं हो सकता। सो ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पर नॉन लिविंग में ये रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है। और क्या, नॉन लिविंग्स में ग्रोथ जैसे बाहर से, यहाँ पे सैंड मोल्ड्स हो गया, आपका बोल्डर हो गया, माउंटेन्स हो गई, ठीक है,
ये सभी में ग्रोथ क्या होता है बेटा, एक्सटर्नली ग्रो करते हैं। ये सब एक्सटर्नल चेंजेस के वजह से एक्सटर्नली ग्रो करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल चीजें कुछ आके उनके ऊपर ऐसे मतलब रख दी गई है, उस हिसाब से वो ग्रो करते हैं, ठीक है। अपने आप कुछ चीजें आके उसके ऊपर सेडिमेंटेशन हो गया, उस हिसाब से ग्रो करते हैं। सो एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंदर से बढ़ते हैं, उनको कोई बाहर से कोई मेरे बॉडी में लाके कोई ब्लड ऐसे डाल लेगा तो मेरा ग्रोथ फास्टर नहीं हो जाएगा, ठीक है। ब्लड विथ एज वो बढ़ता हुआ जाएगा उसका अमाउंट, और खुद ब खुद जैसे हम खाना खाते जाएंगे वो फूड यूटिलाइज होकर खुद ब खुद बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो द इन ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। मुझे पता है आप लोग बहुत सारे इसको स्क्रीनशॉट लेने का वेट कर रहे होंगे, तो ले सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट डिफाइनिंग नेक्स्ट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। क्या है वो नेक्स्ट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? चलो तो चलते हैं नेक्स्ट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेक्स्ट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? मोर और लेस रिप्रोडक्शन का मतलब यही है कि मेकिंग कॉपीज सिमिलर और डिसिमिलर टू योरसेल्फ, मेकिंग कॉपीज सिमिलर और डिसिमिलर टू योरसेल्फ, और डिसिमिलर सेल्फ, ठीक है। कोई भी एक स्पीसीज जब अपने जैसा या फिर अपने ही जैसा पर दिखने में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, उसके फीचर सेम होंगे, इक्वल नहीं हो सकते, पर सेम होंगे पर इक्वल नहीं हो सकते, जो आप कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर ट्रायंगल्स में जैसे पढ़ते थे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर ट्रायंगल में डिफरेंस है, वैसे ही, ठीक है। सिमिलर और डिसिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, वही होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। पर आपकी एनसीईआरटी माता जो कहती है उस हिसाब से एनसीईआरटी सेज reproduction means making progenies of similar or मेकिंग प्रोजेनीज ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप्स, ठीक है। मतलब वही चीज है, मेकिंग प्रोजेनी मतलब आपके बाद वाले जनरेशन, प्रोजेनी मतलब जनरेशन, ठीक है। मेकिंग प्रोजेनीज विच आर सिमिलर और मे बी डिसिमिलर टाइप्स, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस हम जब बोलते हैं इसका मतलब पूरा डायरेक्टली इट इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली इट सेज इट रेफर्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ओनली हम मीन करते हैं इसको बोल के, ठीक है। तो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो ठो सीएससी के इंजीनियर्स हैं, ठीक है, दो इंजीनियर्स हैं, वो आए हैं अपने प्रोडक्ट डिजाइन, वो अपने प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का डिफरेंट कोडिंग है, वो लोग डिफरेंट कोड्स बनाए हैं, ठीक है। वो लोग डिफरेंट कोड बनाए हैं। मान लो यहाँ पे एक इंजीनियर सिर्फ है, एक सीएससी का इंजीनियर है, यहाँ पे क्या है, दो सीएससी इंजीनियर है। वैसा नहीं कि ये नॉन लिविंग का है, ये भी
एक टाइप का रिप्रोडक्शन है, ये भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि दो सीएससी इंजीनियर इन्वॉल्व हैं तो दोनों का डिफरेंट कोड्स है, इसका कोड 1, इसका कोड 2, ठीक है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट कोड है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही कोड है क्योंकि ये खुद बनाया है, उसका अपना कोड है, ठीक है, एक ही कोड है। तो जैसे ही उसको प्रिंट करने की बारी आई, उस प्रोडक्ट को डिजाइन करने की बारी आई, तो इसने क्या किया, अपना प्रोडक्ट दे दिया, कोई सिविल इंजीनियर, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, किसी को भी दे दिया उसने अपना, उसने 3D प्रिंटर में डाल दिया और फिर आपका निकल के आ गया जो भी आना था, जो भी रिजल्ट आना था, या फिर जो भी प्रोडक्ट उसने डिजाइन करने के लिए कोड किया था, ठीक है। तो इसमें कोई झंझट नहीं है, जो कोड उसने बनाया था, ठीक है, वो फिर या फिर वो प्रोटोटाइप जो बनाया था उसके साथ पूरा सेम टू सेम वही चीज आएगा, पूरा सेम टू सेम वही चीज आएगा, क्योंकि इसका कोड में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम कोड यूज किया है वो। चलो, पर यहाँ पे जब दो सीएससी इंजीनियर्स आ जाते हैं यूज, जो सीएससी इंजीनियर्स जब यूज होते हैं, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर डिजाइन के लिए, तो क्या होगा, इसने अपना कुछ बनाया होगा, इसने अपना कुछ दूसरा प्रोटोटाइप बनाया होगा, प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2, ठीक है, इसका डिफरेंट कोड होगा, इसका डिफरेंट कोड होगा। पर जब हम लोग इन लोग को बोलेंगे कि पर्टिकुलर डिजाइन बनानी है अभी, तो ये लोग क्या करेंगे कि ये अपना पूरा दे रहा होगा, ये अपना पूरा दे रहा होगा, ठीक है। उस केस में दोनों में क्या हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा कि नहीं, अरे भाई नहीं, हम पूरा तेरा नहीं ले सकते, पूरा इसका नहीं ले सकते, हो सकता है इसका कुछ बेटर चीजें हो, इसका कुछ बेटर चीजें हो, तो ये दोनों क्या बोलते हैं, ना तेरा ना मेरा, चलो दोनों का हम लोग कंबाइन करते हैं, समझे, दोनों का हम लोग कंबाइन करते हैं, फिर कंबाइन करने के बाद जो भी आता है कोड, उसी को वो लोग देते हैं किसी डिजाइनर को, या फिर कोई भी सिविल इंजीनियर हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो, किसी को भी दिए, वो अपना 3D प्रिंटर में डाला और फिर आपका आ गया रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट आया, ये दोनों के प्रोटोटाइप से थोड़ा सिमिलर हो सकता है, पर बहुत सारे क्वालिटीज इसमें वेरी करेंगे, बट गेट दैट, वेरी करेंगे, बहुत सारे क्वालिटी वेरी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका कोड डिफरेंट था, इसका कोड डिफरेंट था, ठीक है, इसके लिए इस प्रोटोटाइप का जो कोड था वो डिफरेंट था, इस प्रोटोटाइप का जो कोड था वो डिफरेंट था, पर अभी जो कोड बना है वो दोनों के कोड से कंबाइन होके बना है, पर्टिकुलरली वही वाला कोड छापा नहीं गया है, ठीक है, इसीलिए देयर विल बी वेरिएशंस, ठीक है। यही चीज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, दो सीएससी इंजीनियर मतलब दो पेरेंट्स, ठीक है, ये हो गई हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है, ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो, ये हो गई सेक्सुअल और एसेक्सुअल की डिफरेंस। पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए उनकी तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात हो गई है, क्योंकि वो ग्रोथ करके जाएंगे, मास में ग्रोथ होगा कुछ देर तक, उनका होने के बाद वो क्या डिवाइड कर जाएंगे, जब भी वो चाहेंगे कि हमारा नंबर बढ़े तभी वो गायब, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये बन गया, दो सेल्स में डिवाइड हो गया, दो डॉटर न्यूक्लियाई में या फिर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, दो डॉटर सेल्स में खुद डिवाइड हो गया, तो उस ये और एक पर्टिकुलर एंटिटी बन के नहीं रहा, ठीक है। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस, सिनोनिमस मतलब सेम, सिमिलर चीजें हैं, ठीक है, पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो डिफरेंट चीजें हैं, दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ are mutually exclusive events, for multicellular organisms. ये सब एनसीईआरटी माता की लाइनें हैं, याद रखें तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया। और क्यों, और क्या क्या एक्सेप्शंस हैं रिप्रोडक्शन को थोड़ा देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन बहुत ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बेटा जो नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपका म्यूल हो गया, म्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है, गधा और घोड़ा दोनों को मिलाकर, ठीक है,
मान लो आपने एक मेल हॉर्स और एक फीमेल एस ले लिया, दोनों का बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से दोनों को क्रॉस किया, तब जाके इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करके बना मेरा म्यूल। ठीक है, और क्या, वर्कर बीज जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। और कौन, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, दे आल्सो कैन रिप्रोड्यूस बाय देयर ओन। ठीक है, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि रिप्रोडक्शन भी कंडीशन डिपेंडेंट है। कभी कभार तो रिप्रोडक्शन ग्रोथ के साथ सिमिलर है। ठीक है, और क्या, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। इसी वजह से रिप्रोडक्शन को भी हम एक डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बोल सकते। ठीक है, और चलो नॉन लिविंग की बात तो कुछ करें ही नहीं, क्योंकि वो लोग खुद अपने आप के रेप्लिका बनाने में असमर्थ है अभी तक। दे कांट मेक ए रेप्लिका ऑफ देयर बोन टिल नाउ। ऐसा नहीं है, अभी आप लोग बोल सकते हैं कि क्यों, हम लोग, आप ही ने तो बोला कि 3D प्रिंटिंग से हम लोग रेप्लिका बना सकते हैं, पर 3D प्रिंटर तो चाहिए ना, कोई खुद से नहीं बना सकता, हम उसको देंगे तब जाके बना सकता है। ठीक है, एंड मेक ए रेप्लिका ऑफ द रूम। बाय देमसेल्व्स। चलो, ये हो गई बात। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट फीचर पर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंशिएटिंग फीचर पे चलते हैं। ठीक है, लिविंग, नॉन लिविंग। ठीक है, तो चलो लिविंग का नेक्स्ट फीचर जो है, शायद वो सबसे अच्छा फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, द मोस्ट टेक्निकली द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये क्या है बेटा, देखो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मान लो कोई भी है, ठीक है, वो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, चाहे एक वायरस भी हो जाए। ठीक है, लिविंग फॉर्म में वायरस, ऐसा नहीं कि नॉन लिविंग फॉर्म में वायरस, लिविंग फॉर्म में वायरस हो जाए, टू ऑल द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूकैरियोट, हाईएस्ट ऑर्डर का यूकैरियोट, मोस्ट एडवांस यूकैरियोट तक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक से लेके यूकैरियोट तक सभी में अवेयरनेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अवेयरनेस टुवर्ड्स देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, सभी रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरमेंटल स्टिमुली को। ठीक है, जैसे हमारा कोई फिजिकल चेंज दे दिया या फिर प्रेशर में चेंज कर दिया, फिजिकल चेंज कर दिया कुछ, जैसे प्रेशर में, साउंड में चेंज ला दिया या फिर टेम्परेचर में चेंज कर दिया, ये सभी चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कुछ केमिकल चेंजेस हो गए, मान लो पीएच में चेंज हो गया, ठीक है, उसको भी वो लोग, उससे भी वो लोग अफेक्टेड होते हैं। कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हो गया, मान लो कोई पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल में कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हो गया, बायोलॉजिकल चेंजेस हो गया, मान लो जैसे कि कोई पर्टिकुलर बायोकेमिकल कंपाउंड, जैसे मान लो कोई फैट्स, कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स, जैसे मान लो बॉडी में शुगर राइज हो जाता है तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, वही सबको ये सारे डिफरेंट चेंजेस को अच्छे से जान सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते। ठीक है, सो दे कैन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं दे रिस्पॉन्ड टू एनी पॉल्यूटेंट्स, कोई पॉल्यूटेंट्स दे दिया, कुछ पॉल्यूटेंट्स डाल दिया, जैसे algae। ठीक है, जहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर बहुत पॉल्यूटेड होगा वहां पे देखना algae का ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं होता है, स्पाइरोगायरा का ग्रोथ फ्रेश वाटर में ज्यादा होता है।
तो वो हो गया, ठीक है, दैट इज अ मार्किंग फीचर टुवर्ड्स द पॉल्यूटेंट्स है कि नहीं उस वाटर में, ठीक है। लाइट, फोटो पीरियडिज्म बहुत सारे दिखाते हैं। सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है, सीजनल ब्रीडर्स दे रिस्पॉन्ड टू फोटो पीरियड। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड मतलब क्या बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एक दिन का लेंथ कितना होता है, ठीक है, वो 12 घंटे का दिन रात होता है, या फिर 12 घंटे से ज्यादा हो गया दिन, या फिर 12 घंटे से कम रात हो गई, या फिर 12 घंटे से ज्यादा रात हो गई और 12 घंटे से कम दिन हो गया, ये होता है फोटो पीरियड, ठीक है। तो जो सीजनल प्लांट्स होते हैं वो सब फोटो पीरियडिज्म शो करते हैं, ठीक है। मतलब कैसे पता चलेगा कि उनका रिप्रोडक्शन बेस्ड है टुवर्ड्स द अमाउंट ऑफ लाइट produced, towards the amount of light that they respond to in a particular day, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, आप देखोगे कि इसी पर्टिकुलर सीजन में ये लोग फ्लावर्स इनका होता है, एक पर्टिकुलर, मान लो विंटर सीजन में किसी का फ्लावरिंग होता है, किसी का फ्लावरिंग समर सीजन में होता है, किसी का फ्लावरिंग ऑटम सीजन में होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट, ठीक है। ये टेम्परेचर को भी तो फिर प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। और क्या, कुछ बायोलॉजिकल, कुछ फिजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, प्रेशर चेंजेस, विंड में चेंज, ठीक है, उसको भी ये सब रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं हम ह्यूमन बींग्स पे। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स हु आर सेल्फ कॉन्शियस। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स who are self conscious, ठीक है। उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्शियस, उन्हीं में, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। पर सारे ह्यूमन बींग्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ह्यूमन बींग्स के केस में थोड़ा लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, वो हॉस्पिटल में ऐसे आईसीयू में है, उसको रखा हुआ है, उसका ब्रेन का फंक्शनिंग टोटली खत्म हो चुका है, ठीक है, उसको पता नहीं चल रहा है कि उसका पैर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इनवॉलेंटरी हो चुकी है उसकी सारे फंक्शंस, वो किसी भी काम को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही कि यानी कि अपना रेस्पिरेशन को भी वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। दोज पेशेंट्स आर कॉल्ड ब्रेन डेड, ठीक है। सो ब्रेन डेड पेशेंट्स जिंदा तो हैं पर फिर भी जिंदा नहीं है, ठीक है। उनका जो हार्ट बीट हो गया, उनका जो रेस्पिरेशन है, उनका ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द हार्ट, सिर्फ ये दोनों सिस्टम्स को हम बचा के रख सकते हैं थ्रू मशीन्स, एंड बाकी दे आर ब्रेन डेड। सो दे आर कंसिडर्ड टू बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। इनफैक्ट बोल सकते हैं कि वो लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीचों बीच आ जाते हैं, ठीक है। सो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेकिन कोई भी अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं कि आजकल IR सेंसर्स आ गए हैं, लेकिन हमें उन पे पुट करना पड़ता है, वो सेंसर्स हमें डालना पड़ता है, तब जाके वो कोई पर्टिकुलर स्टिमुली को जान के उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो दे कैंट रिस्पॉन्ड बाय देमसेल्फ, कांट रिस्पॉन्ड by themselves, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सबसे पहली वाली, मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुली या फिर रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड वाला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, चलो अभी हम फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। अभी हम फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, तो बताओ क्या है फिफ्थ पॉइंट। हमारा फिफ्थ पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। ये सारे जितने सारे फंक्शंस हमने बोल दिया, जैसे कि ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, हमारा रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट हो गया, ये सब क्यों हो पाता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्यों हो पाता है, कहाँ से मिलती है वो फोर्स, वो एनर्जी फॉर ग्रोइंग, वो सब कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है हमें एनर्जी टू रिस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग, ठीक है। वो मिलता है फ्रॉम द एनर्जी,
फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस दोज आर गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक चीज पूरा पता होना चाहिए कि कोई केमिकल चेंज अगर हो रहा है, केमिकल चेंज अगर हो रहा है ठीक है, कोई केमिकल चेंज अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए बेटा, केमिकल्स चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर केमिकल्स चाहिए। ये सारे केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल्स या फिर बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिकल्स और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स विद द ऑप्टिमम टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, ये सब मेंटेन होके रहता है। कौन करता है मेंटेन, वो हम बाद में पता करेंगे। ठीक है, मेंटेन होके रहता है इनसाइड द बॉडी। ये जो मेंटेन होके रहता है सारा प्रेशर, टेम्परेचर एंड ऑल, उसी मेंटेन टेम्परेचर, प्रेशर पे क्या होता है, दिस केमिकल्स ऑलवेज अंडरगो रिएक्शंस एंड केमिकल चेंजेस, रिएक्शंस। ठीक है, यही रिएक्शन को ये रिएक्शन कैसे हो सकते हैं, दोनों तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। या तो टूटे, कुछ चीजें टूट जाए, मान लो आप ग्लूकोज की ही बात कर दीजिए, C6H12O6, ग्लूकोज की बात कर दीजिए, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाता है। टूट के क्या होता है, प्लस एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी निकल जाती है। ठीक है, यही एनर्जी यूज होता है फॉर ग्रोथ, फॉर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड ऑल। ठीक है, और तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि CO2 प्लस H2O ये दोनों मिलके C6H12O6 बन जाए। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन पर हो जाए। कहाँ पे होता है ये चीज, फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स करते हैं ये वाला चीज। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलेंगे, जहां पे टूटता है कोई बड़ा वाला मॉलिक्यूल टूट के कोई छोटे मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। क्या, कैटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिक प्रोसेस, जहां पे एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस मेनली लीड्स टू release of energy and that's why they are also called as exorganic process, exorganic process। ठीक है, पर जो रिएक्शंस में कुछ बनता है, कुछ बड़ा वाला मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस या फिर एनाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, ये सारे एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या करते हैं, एनर्जी यूज कर लेते हैं। इस साइड में हम एनर्जी देंगे तभी तो ये वाला बनेगा, तभी तो ये शुगर बनेगा। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, एंडोर्गेनिक प्रोसेस। एंडोर्गेनिक प्रोसेस। ठीक है, ये सारे केमिकल रिएक्शन, आपको पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर प्रेशर की जरूरत पड़ती है। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर कौन मेंटेन करता है, जैसे आपको इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के एग्जांपल दे दे, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, नॉन लिविंग वर्ल्ड में, नॉर्मली नेचर में ये होता रहता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता रहता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों हो जाता है वो, क्योंकि उसको जो टेम्परेचर हमारा नॉर्मली है, ठीक है, 300 केल्विन, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस, वो मेंटेन कर लेता है। उस टेम्परेचर में ये रिएक्शन फेवरेबल है। ठीक है, उस टेम्परेचर में उस ये जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, इसमें ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन जाता है। इससे ऐसा क्या एनवायरनमेंट है कि इतने सारे रिएक्शंस हमारे बॉडी में स्पॉन्टेनियस होते रहते हैं। ठीक है, कुछ तो होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में सारे, खाली हमारे नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट है जो, उसको मेंटेन करते हैं। दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे होम्योस्टैटिस। ठीक है, होम्योस्टैटिस इसी को हम बोलते हैं। मतलब कि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन है। किसके वजह से एक्चुअली वो मेंटेन होता है, बिकॉज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अवेलेबल। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है हमारा, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है, जो सेल का हमारा प्रोटोप्लाज्म है, यही वो चीज है
जो हमें, जो बॉडी को हेल्प करता है एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई दिस हेल्प्स इन ए लिविंग क्रिएचर टू बी लिविंग। ठीक है, मोस्ट डिफाइनिंग मेक्स लिविंग थिंग्स लिविंग। ठीक है, मेक्स लिविंग थिंग या फिर लिविंग सेल्स लिविंग। ठीक है, इसके बिना लिविंग सेल्स लिविंग नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलो ये बात हो गई। उसके बाद हम चलते हैं कि ये जो रिएक्शंस है, ये जो सारे रिएक्शंस है, अगर हम बॉडी का यही वाला रिएक्शन हम बाहर भी कर सकते हैं, ये शुगर फॉर्मेशन वाला रिएक्शन हम बाहर भी कर सकते हैं। अगर इस रिएक्शन को हम बाहर करें, मान लो कोई इन विट्रो एनवायरनमेंट में, ठीक है, बाहर अगर सेल फ्री सिस्टम में, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी माता बोलती है सेल फ्री सिस्टम। ठीक है, सेल फ्री सिस्टम, कोई सेल फ्री सिस्टम में अगर हम इसी रिएक्शन को, किसी रिएक्शन को करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इन विट्रो रिएक्शन। ठीक है, इन विट्रो रिएक्शन, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी हो गई आपकी। ठीक है, वो सारे रिएक्शंस क्या है, वो रिएक्शंस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, वो तो लिविंग रिएक्शंस है। ठीक है, रिएक्शंस आर ऑफ कोर्स लिविंग बट आर मेड इन एन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ठीक है, सो दे आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, नाइदर लिविंग nor non-living. Okay, so that is how living organism maintains itself, maintains its living part. ठीक है, it goes on to be living because of this protoplasm, maintenance of its own internal environment. ठीक है, ये हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। पर कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग, वो अपने अंदर कोई रिएक्शन नहीं कर पाता स्टेबली, बहुत सारे रिएक्शंस को एक जगह पे, बहुत सारे रिएक्शंस को एक जगह पे इंटीग्रेट करके नहीं बना सकता। ठीक है, टिल वी डू नॉट प्रोवाइड इट विथ ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम प्रेशर। ठीक है, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये दोनों तो चाहिए ही, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो इसी वजह से ये थर्ड वाला पॉइंट होता है, ये फोर्थ, ये शायद थर्ड पॉइंट है जिसके जो कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट के लिए टाइम नहीं है। Don't worry about the screenshot. These notes, verified notes will be available to you on Instagram page. It's paradise@gmail.com. You can also find it there. चलो, और एक छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट क्या है, ठीक है, जो सारे सेल के, मान लो कोई पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेल हो गया, उस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी हैं उस सेल के अंदर। वो सेल ऑर्गेनल में बेटा, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, खाली माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर खाली गोल्गी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल दो ना कि एक कंपनी के एक डिपार्टमेंट को, जैसे एचआर डिपार्टमेंट हो गया या फिर पीआर डिपार्टमेंट हो गए, एक पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से एक पूरी कंपनी कभी नहीं चलती। ठीक है, पूरी कंपनी कभी भी नहीं चल सकती। वैसे ही खाली माइटोकॉन्ड्रिया वो अपना काम कर सकता है ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ठीक है, वो अपना काम करता है प्रोड्यूसिंग एनर्जी। वो एनर्जी को यूटिलाइज करने वाला कोई नहीं होगा, तो बाकी सारे फंक्शंस कैसे होंगे, बाकी कैसे वो कैसे चीजें अंदर आएंगे, कैसे इस सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन होगा, बाकी सारी चीजें बाहर कैसे जाएंगे, एनर्जी नहीं होगी तो वो बाहर भी नहीं जा पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से खाली गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा तो वो क्या करेगा, चीजों को सिर्फ बांध के पैकेट बना के उसको भेजने का काम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, या फिर अंदर कोई भी आया तो उसको वो वैक्यूल में स्टोर करेगा, फिर उसके अंदर क्या एंजाइम्स भरने पड़ेंगे वो देखेगा, वो सब चीजें करता है वो। ठीक है, या फिर कोई प्रोटीन बन गया तो उसको पैकेट बनाता है वो। ठीक है, पैकेजिंग का काम है बेसिकली उसका, लॉजिस्टिक्स। ठीक है, कंपनी में लॉजिस्टिक्स का काम करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो चलो,
खाली एक चीज से सारे, खाली एक डिपार्टमेंट को ले ले और बाकी डिपार्टमेंट इंटीग्रेट होके काम नहीं करेंगे तो कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकते, ठीक है। वही उसी तरह एक माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ नहीं हो सकता। सारे सिस्टम, सारे पार्ट्स, सारे डिपार्टमेंट जब इंटीग्रेट करें, या फिर एक सेल को भी मान लो, एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, उसके सराउंडिंग से अगर वो इंटरैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसके सराउंडिंग से अगर वो कुछ लेगा नहीं, उसके सराउंडिंग से वो कुछ देगा नहीं, तो इक्विवेलेंट टू डेथ, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू डेथ। वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, इट इज नॉट ग्रोइंग ओनली, ठीक है, नॉट इंटरेक्टिंग विथ इट्स ओन एनवायरनमेंट, तो क्या है, वो पूरा डोरमेंसी में चला गया है, लाइक इट इज सस्पेंडेड इट्स ग्रोथ, ठीक है। तो इसीलिए ग्रोथ होने के लिए, लिविंग सिस्टम का चलते रहने के लिए, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन इज मेंटेन्ड, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेन्ड, ठीक है, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, ये सब मिलके काम करना चाहिए, उसी से हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइन हो पाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग बन के रह पाएगा, ठीक है। चलो, तो छठा पॉइंट हो गया सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हम वो खुद से नहीं कर पाते, हम अगर किसी के साथ उसको जोड़ेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सिस्टम्स को एक साथ जोड़ते जाएंगे, तभी एक नॉन लिविंग सिस्टम अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है, ठीक। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इनकैपेबल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स, वो खुद से ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, उनके अंदर वही डाटा डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बेटा कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है ऐसे ही एक दिन में डेवलप हो गए हैं, ओवर 10 बिलियंस ऑफ ईयर्स दे हैव इवॉल्व्ड, ठीक है, बहुत दिनों तक इवॉल्व होते होते, नहीं ये बेटर नहीं है, ये बेटर है, नहीं ये बेटर नहीं है, वो बेटर है, ऐसे करते करते आज हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन पे आके पहुंचे हैं, ठीक है। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग, फॉर डिटरमाइनिंग ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स फीचर्स, दिस इज द डिफाइनिंग फीचर, दिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलो फाइनली हम डिफाइन करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। ये सब फीचर्स हमने देख लिया, अभी हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। So living organism is basically, what are living organisms? They are basically self-replicating, self-adjusting या फिर self-regulating, evolving, interactive, cellular systems, ठीक है। ये हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी डेफिनेशन। ये सारे पॉइंट्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, ये सारे पॉइंट्स को जब हम ऐड करेंगे तभी हमारा बनेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ एडजस्टिंग, कॉन्शियस, यू कैन आल्सो हैव, दैट इज इन फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्शियस, सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग, इंटरैक्टिव सेलुलर सिस्टम्स, ठीक है। मतलब वो इंटरैक्ट भी करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के साथ, तब अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस जो हो रहे हैं उसके साथ वो खुद को चेंज करना चाहिए, ठीक है, तभी वो जिंदा रह पाएगा। ये हो गई द डेफिनेशन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय एनसीईआरटी माता, एनसीईआरटी के हिसाब से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल योर एग्जाम्स। अभी देखते हैं हमारा बायोलॉजी फाइनली क्या है, व्हाट इज दिस बायोलॉजी। हमने जैसे डिफाइन किया था वो चीज बना या नहीं बना, ठीक है। बायोलॉजी इज फाइनली द स्टोरी ऑफ living organisms and their life form and their evolution,
ये डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन से डिफाइन किया बायोलॉजी को अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने ये डेफिनेशन से डिफाइन किया बायोलॉजी को, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई जो नाम देते हैं वो पिता बन जाते हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। वेरी कन्विंसिंग, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। दैट वाज हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज्ड, हाउ दे लिव, व्हाट आर देयर डिफाइनिंग फीचर्स एंड ऑल, ठीक है। ये हो गई आपकी फाइनल, and this ends the topic introduction to biology. Next class will be on a Monday and we'll be discussing about the cells, ठीक है, the functional and structural unit of of living organisms, and that is cell, ठीक है। So that finally ends the topic. Okay, NCERT में बेटा एक लाइन लिखा है, इसमें लिखा है as scientists or the different representatives of the science, we are not allowed to look into this topic of purpose of life. Purpose of life and what is life, ठीक है। What is life and purpose of life, there are two questions initially, ठीक है। और साइंस ने क्या किया है, इस पार्ट को बाहर निकाल दिया है, बोला है कि दिस इज नॉट इन द डोमेन, नॉट इन द रेंज ऑफ व्हाट इज लाइफ, ठीक है। साइंटिस्ट केवल इसके साथ डील करेंगे, इसके साथ नहीं। पर एक बात तो है कि जब तक कोई इंजीनियर अपने जो प्रोडक्ट उसने बनाया है, ठीक है, जो प्रोडक्ट उसने बनाया है उसको डिफाइन ना करे, उसका पर्पस क्या है, उसका काम क्या है एग्जैक्टली, उसको डिफाइन जब तक वो ना करे तब तक वो क्या है वो सिस्टम कभी नहीं समझ पाएगा। सो गो बियॉन्ड एंड सर्च फॉर दिस। ओके, दैट एंड्स द वीडियो। थैंक यू। Letting you think out of box.